नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि आपके रामधारी गुप्ता खंड 2 से होगा। और ये आपका प्रतिलेखन संख्या 30 और 31 से होगा। और इस क्रम में हमारा 16वां वीडियो है। इससे पहले हमने 15 वीडियो अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे क्रम वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ला रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। चलिए शुरू। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों का विचार है कि हमारी अपनी भाषा ही ऐसी भाषा हो सकती है जो केवल शिक्षार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा का माध्यम बन सकती है। और जब तक उसको माध्यम बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक शिक्षा इने गिने लोगों की ही वस्तु रहेगी और जन समूह के जीवन तक नहीं पहुंच सकेगी। दूसरी विचारधारा यह है कि आज के विज्ञान युग में हम इस देश को यूरोपीय विचारधारा से अलग नहीं रख सकते और ना इनका अलग रहना वांछनीय है। और इसलिए कम से कम उच्च शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही दी जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम जीवन की दौड़ में और देशों की तुलना में पीछे रह जाएंगे और प्रगति नहीं कर सकेंगे। यह बात केवल शिक्षा के माध्यम के संबंध में ही नहीं बल्कि विचार करके देखा जाए तो बहुत गहरी है और सारी पद्धति के संबंध में है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि देश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा बहुत अधिक है, जो अब शहरों तक ही सीमित न रहकर ग्रामीण जनता में भी दिख रही है। पर उसका एक फल यह भी देखने में आ रहा है कि इतने लोग इन संस्थाओं से उत्तीर्ण होकर अपने को एक प्रकार से बेकार पा रहे हैं। सरकारी नौकरियां अथवा दूसरे प्रकार के काम जो शिक्षित वर्ग को मिल सकते हैं सीमित हैं, और जितने लोग उत्तीर्ण होते हैं उनमें से थोड़े ही लोग उनमें लग सकते हैं या उनमें लगने की योग्यता रखते हैं। अधिकांश विद्यार्थी अब वह काम नहीं कर सकते जो उनके पिता और दूसरे पूर्वज लोग किया करते थे। अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप उस काम के प्रति उनकी भावना में परिवर्तन आ गया। परिणाम हुआ कि बेकारी बढ़ी और उसके फलस्वरूप जीवन के प्रति असंतोष और उपेक्षा की भावना को बल मिला। यह इस देश के लिए बहुत भयंकर चीज है। इसलिए हम इस विषय पर मौलिक रूप से विचार करें कि जो पद्धति आज चल रही है और जिस पर हम इतना व्यय करके युवक और युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित कर रहे हैं, वह आज की परिस्थितियों के कहाँ तक
अनुकूल और लाभदायक है। महात्मा गांधी ने इस आने वाली परिस्थिति का अनुमान लगाकर यह निश्चय कर लिया था कि यदि इस देश में अमीर और गरीब प्रत्येक भारतवासी के लिए शिक्षा आवश्यक है तो वह इस पद्धति से नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि इसमें व्यय इतना है कि यह देश उस भार को नहीं उठा सकेगा। इन्हीं दोनों विचारों से उन्होंने नई तालीम की पद्धति निकाली, जिसको अन्य देशों के उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों ने भी शास्त्रीय ढंग से विचार करके उपयोगी और लाभदायक ठहराया। महात्मा जी के विचार से जहाँ तक मैं उसको समझ सकता हूँ, इस पद्धति में अपने दो मौलिक तथ्य थे। एक तो इसमें शिक्षा केवल पुस्तकों के द्वारा ही दी जाए। महोदय, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा विज्ञान का विषय है, परंतु आज ऊर्जा संसाधनों का जो संकट हमारे सामने उपस्थित है, उसको देखते हुए हमारी आशाएं सूर्य और उससे मिलने वाली ऊर्जा पर टिकी हैं। यूं यह विषय सामान्य हित का है और उसमें हमारी समान अभिरुचि भी देख पड़ती है। अतः इस पाठ में सौर ऊर्जा की संकल्पना और उसकी उपयोगिता पर स्फुट विचार अर्ध तकनीकी भाषा में यहाँ प्रस्तुत है। ऊर्जा संसार के प्राणियों के जीवित रहने और दैनिक कार्यों के लिए परम आवश्यक है। पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। समस्त स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा के बिना न तो जीवन संभव है और न ही कोई कार्य हो सकता है। इसीलिए मानव प्राचीन युग से लेकर आज तक ऊर्जा प्राप्ति के लिए अनेक स्रोतों और प्रक्रियाओं को खोजता रहा है। ऊर्जा जिन साधनों से प्राप्त होती रही है, उन्हें हम ऊर्जा प्राप्ति के पारंपरिक स्रोत कहते हैं। स्रोत हैं लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। इनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वायु और जल को भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। आधुनिक युग में विज्ञान ने ऊर्जा के और नए स्रोत निकाले हैं। इन्हें आजकल गैर पारंपरिक स्रोत कहा जाता है। आज ऊर्जा के अनेक रूप हमें ज्ञात हैं। ईंधन वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्मी ऊर्जा या जमीन के नीचे पथराए ईंधन वाली ऊर्जा, गैस ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा आदि। पारंपरिक स्रोतों से निकलने वाली ऊर्जा की कमी के कारण गैर पारंपरिक स्रोतों की खोज का काम आज बड़ी तेजी से किया जा रहा है। भारत दुनिया का पहला देश है
जिसने सन 1950 से ही सौर ऊर्जा का प्रयोग आरंभ किया। सन 1973 में जब पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि पदार्थों का संकट अनेक देशों ने अनुभव किया, तब वैज्ञानिकों ने व्यवहारिक स्तर पर सूर्य को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में स्वीकार किया। भारत सरकार के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है। वह राज्यों के ऊर्जा विभागों की सहायता से इन कार्यक्रमों और साधनों को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहा है। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैथड को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। यह आपके खंड 2 से प्रतिलेखन संख्या 30 और 31 है। ठीक है, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन आपको लिखना है, उसके बाद रीडिंग करना है। ठीक है, रीडिंग करने के बाद ट्रांसक्राइब करना है, ट्रांसक्राइब करके PDF से मिलाइएगा। ठीक है, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।